हेलो क्लास 10th NIU स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों इससे पहले हमने 2 चैप्टर कर लिए थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देखिए। और इस समय हम कला की वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपकी पेंटिंग्स देख रहे हैं। और इससे पहले 2 वीडियो में हमने पेंटिंग्स में देखी थी। किस के बारे में देखा था? हमने सबसे पहले हड़प्पा देखा था, उसके बाद हमने अर्जुन की भी पेंटिंग देखी थी, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के जो बीच में कला थी ना, उसके बारे में। किसके? 13वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच की जो कला है ना, उसके इतिहास का मूल्यांकन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज। तो आज हम देखने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले संक्षिप्त भूमिका में देखते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के सचित्र पांडुलिपियों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बंगाल, गुजरात और बिहार के अंदर जो सचित्र पांडुलिपि देखे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे बंगाल तथा बिहार में ये पांडुलिपियाँ पाल वंश के शासकों में संरक्षण हुई थी, ठीक है, और इसीलिए इसको पाल शैली भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जैन धर्म जो था उससे रिलेटेड जो भी पांडुलिपियाँ थी ना, वो गुजरात में लिखी गई थी और वहीं पे चित्र बनाए गए थे, ठीक है। तो इन पांडुलिपियों का जो नाम है ना, वो वहीं के पात्र और सुंदर चित्रों के लिए वहाँ पे स्थान भी छोड़ा गया था और वहीं के पाम पात्रों पर लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए अभी इसे डीप में पढ़ते हैं तो इससे बेहतर समझते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इस काल में मंदिर वास्तुकला का भी विकास हुआ। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर जो है वो संगमरमर का बना हुआ है। इसके अलावा आप बंगाल, उड़ीसा में पक्की मिट्टी के बने हुए मंदिर देखेंगे जो बहुत सुंदर है, वो भी इसी काल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी यानी 300 सालों के बीच में आप राजपूत, मुगल चित्रकारी है ना, इसके बारे में देखेंगे। और राजपूत चित्रकला में लोक चित्रकला, अजंता चित्रकला, ये सब आप देखेंगे, ठीक है। मुगल चित्रकला में फारसी और राजपूत चित्रकला का समन्वय देखने को मिलेगा। चलिए तो हम 3 चित्र देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम चित्रकला श्रृंगार, ठीक है। सबसे पहला जो है हमारे सामने वो है श्रृंगार का विवरण, ठीक है। और इसका शीर्षक है श्रृंगार और इसमें इसका भी कलाकार हमें पता नहीं है। माध्यम जो है वो टेम्परा है और शैली जो है वो गुलेर घराना है, ठीक है। कौन सी शैली में है? गुलेर घराना, ठीक है, क्लियर। इसका जो शैली है वो गुलेर घराना है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ महिलाएं देख सकते हैं जो कि चित्रकारी कर रही हैं, ठीक है। और वो भी चित्रकारी किस पे कर रही है? कपड़ों पे चित्रकारी कर रही हैं, ठीक है, श्रृंगार कर रही हैं। ये इसकी विशेषता है, ठीक है। चलिए विशेषता की बात करते हैं। विशेषता में सबसे पहले हम देखेंगे चित्रकला की अगर मैं विशेषताओं की बात करूँ तो एक दुल्हन को विवाह के लिए सजाया जा रहा है। सामने एक नौकरानी चंदन का लेप तैयार कर रही है और उसके अन्य जो नौकरानी है वो दुल्हन के पैर में पायल पहना रही है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है, 2 आकृतियाँ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, जिनमें से एक आईना लेकर खड़ी है और दूसरी फूलों की माला बना रही है, ठीक है। एक स्त्री किसी सहायिका के सहयोग से दुल्हन के बाल संवार रही है और एक वृद्ध महिला जो है इन सारे कार्यकलापों को देख रही है, ठीक है, क्लियर। तो ये चित्रकला की विशेषता है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि वो चित्र दे देंगे और बोलेंगे इसका विवरण दो और इसकी विशेषताएं बताओ, ठीक है। तो एक साइड पे विवरण लिख देना और दूसरी साइड पे विशेषताएं बता देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारे सामने। मैंने आपको बताया कि श्रृंगार एक विशिष्ट राजपूतों की चित्रकला रही है, यानी श्रृंगार के बिना कोई भी चित्रकला राजपूतों की पूरी नहीं होती है। और इसका जो काल है वो 18वीं शताब्दी है, ठीक है। चलिए इसी चित्र के बारे में हम आगे पढ़ते हैं क्या है। गुलेर पेंटिंग के विषय में अपनी समझ को विकसित करते हैं। पहले तो कांगड़ा घाटी में गुलेर एक छोटा सा राज्य है और यह राज्य पहाड़ी शैली के चित्रों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। 1450 ईस्वी से 1780 के बीच यह शैली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने कि गुलेर लघु चित्रकला पर लोक कला मुगल लघु चित्रकला का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है। अगर मैं गुलेर चित्र की विशेषताओं की बात करूँ तो पौराणिक कृष्ण और राधा के प्रेम की कथा की बात करता है, जो कि दिव्य प्रेम का जीवंत प्रतीक है, ठीक है। इसके अलावा गुलेर पेंटिंग जो है वो रामायण और महाभारत की कहानियों को भी दर्शाया गया है इसमें, और इन कहानियों को शाही चित्रों से दिखाया गया है, ठीक है, और बहुत सजा धजा के दिखाया गया है, ठीक है। संवेदनशील चेहरे हैं, सौम्य व्यवहार है, रंगों का कोमल प्रयोग किया गया है और यही गुलेर शैली की सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे सामने। जैसे कि क्वेश्चन आंसर हम साथ में लेकर चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, श्रृंगार चित्रों के अग्रभाग में स्त्री द्वारा किए गए क्रियाकलापों को बताइए, ठीक है। और दूसरा है, गुलेर चित्रों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पहले की बात करूँ तो एक नौकरानी जो है वो चंदन का लेप तैयार कर रही है और दूसरे में आंसर है गुलेर चित्र की मुख्य विशेषता है कि ये कृष्ण और राधा के प्रेम का जीवंत विवरण देती है, ठीक है। तो ये आप आंसर लिख देंगे तो आपका आंसर गलत नहीं जाएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया बहुत आसान है ये चैप्टर, और आसान चैप्टर नहीं है, आसान सब्जेक्ट ही है कि इसमें आप आराम से मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है, अगर आप फोकस करें तो, ठीक।
चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे सामने। चित्र नंबर 2 है हमारे पास 3.2 में, जैन लघु चित्र यानी कल्पसूत्र। इसका जो शीर्षक है वो कल्पसूत्र है। कलाकार हमें फिर पता नहीं है, मगर ये पाम की पत्तियों पर टेम्परा की पद्धति देखने को मिलती है। और इसके अलावा आपको बताऊं कि आप ये देख सकते हैं, ये कितना सुंदर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो चित्रकला की विशेषताओं में जब मैं बात करूंगा तो कल्पसूत्र सूचीबद्ध चित्र जैन धर्म की पुस्तक कल्पसूत्र में एक चित्रित है, ठीक है। यानी कल्पसूत्र जो है ना वो जैन धर्म की एक बहुत फेमस पुस्तक है और उस पुस्तक के अंदर कल्पसूत्र एक चित्र है, ठीक है। इस चित्र के संयोजन में समस्त स्थान को कुछ आयतों चौकोरों में बांट दिया गया है। पुरुषों द्वारा जो है स्त्रियों तथा पशुओं का चित्रण लाल रंग की पृष्ठभूमि से दिखाया गया है। प्रत्येक खंड में कल्पसूत्र की कहानी को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। यह शैली पूरी तरह लोक शैली पर केंद्रित थी, जहां आकार में चपटापन तथा अभिव्यक्ति रूढ़िवादी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं थी, ये चित्र था और चित्र के वर्णन में इसके बारे में लघु चित्र था, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट है ये शैली जैन पांडुलिपि चित्र है, ठीक है। और इसके अलावा ये 15वीं शताब्दी से, ठीक है, 15वीं शताब्दी ईस्वी की चित्र है, ठीक है, क्लियर। और इसके अलावा मैं बात करूं कि और क्या विशेषता है इसकी, तो यह प्रभावपूर्ण रेखाओं और सौंदर्य परक बिंदुओं के प्रयोग से इस चित्र की सुंदरता को बढ़ा दिया गया है। ये कुछ पॉइंट मैंने कई बार बोले हैं कि ये सिर्फ रट लो यार, ठीक है, ये हर जगह काम आ जाती है, क्लियर। तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है। तो इसके बारे में भी हम अपनी समझ को विकसित करते हैं। तो पूरे भारत में 7वीं शताब्दी के आसपास यानी कि 10वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में जैन लघु चित्रों को देखने को मिलता है। कालकाचार्य कथा और कल्पसूत्र को पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ इन सबके द्वारा क्या किया है, चित्रों से सजाया गया है, ठीक है। इन चित्रों के मुख्य केंद्र जो रहे ना वो पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, ये राजस्थान वगैरह रहे, ठीक है। ये मानवीय आकृतियों की कुछ विशिष्टताएं देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये पाम पत्रों पर लिखा हुआ है। प्रयुक्त जो रंग है ना लाल, ठीक है, लाल और उसके आसपास पीला पीला देखने को मिलेगा। ये उपलब्ध रंगों से ही बनाए जाते थे, ठीक है। इसके लिए कोई नई मेहनत या फिर मिलावट चीज़ें नहीं लगाई जाती थी, तो नेचुरल जो कलर थे ना उसी का यूज़ किया जाता था, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारे सामने कि कल्पसूत्र चित्रकृति संयोजन में स्थान को कैसे बांटा गया है। जैन पांडुलिपियों में किस प्रकार की आकृति को बनाया गया है। जैन लघु चित्रकला को किस काल में विकसित किया गया है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है हमारे सामने। तो इसका आंसर है, पहले वाले का आंसर है स्थान को चौकोर आयताकार में बांटा गया है। दूसरे का है पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ के चित्रों से द्वारा सजाया गया है। और तीसरे का आंसर है 7वीं से 15वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में ये कला विकसित देखने को मिलती है हमें, ठीक है, क्लियर। चलिए सो नेक्स्ट चित्र देखते हैं क्या है हमारे सामने। तो नेक्स्ट है हमारे सामने विष्णुपुर टेराकोटा, ठीक है। और इसकी अभी हम विशेषताएं भी देखेंगे, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं इसका शीर्षक है इसका विष्णुपुर टेराकोटा रासलीला के नाम से जाना जाता है। और इसका जो माध्यम है वो टेराकोटा की टाइल्स की बात कर रहा है, ठीक है। स्थान जो है वो पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर पंचमुरा मंदिर की बात कर रहा है। और काल जो है वो 17वीं शताब्दी के आसपास की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। रासलीला में राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को उनके साथी ग्वालों तथा गोपियों के सानिध्य में दिखाया गया है। यानी कि आप चित्र देख सकते हैं कि इस चित्र के अंदर छोटे छोटे तरीके से दिखा रखा है कि किस तरीके से ग्वाले और गोपियों के आसपास राधा कृष्ण की जोड़ी को, ठीक है। इसके अलावा इस सुंदर फलक को एक चौकोर स्थान पर 3 गोलों को केंद्रित कर संयोजन किया गया है। और इन 3 गोलों में से बीच के गोले में एक गोपी के साथ राधा कृष्ण की आकृतियां दिखाई देती है, ठीक है। और इसके अलावा कलाकार ने समकालीन सामाजिक जीवन को दर्शाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। और इसके अलावा चौकोर के चारों कोनों को मानव से, पशुओं से, चिड़ियाओं की आकृतियों से सजा दिया गया है, ठीक है। तो बीच में तो राधा कृष्ण और कुछ गोपियां बता दी गई हैं और साइड में क्या कर दिया है, कुछ मानव हो गए, पशु हो गए और चिड़िया वगैरह दिखा दी गई है, ठीक है। और इस तरीके से इस चित्र को पूरा कर दिया गया है, ठीक है। अब इस चित्र की हम विशेषता देख चुके हैं, अब देखते हैं कि इससे हमने सीखा क्या, ठीक है। चलिए टेराकोटा के विषय में अपनी समझ विकसित करते हैं हम लोग, ठीक है। और सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि पश्चिम बंगाल में विष्णुपुर एक छोटा सा शहर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यहाँ कई मंदिर है जिन्हें पक्की मिट्टी के जो टेराकोटा होता है ना उसकी टाइल से सजाया गया है। तीसरा है ये टेराकोटा कला 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस देखने को मिलती है हमें। अधिकांश मंदिर या तो शिवजी या विष्णु जी से समर्पित है,
ठीक है। इसके अलावा है शिव, दुर्गा तथा राधा कृष्ण की आकृति रामायण तथा महाभारत के पात्रों के साथ इन टेराकोटा टाइल्स में दिखाई गई है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है मंदिर वास्तुकला बंगाल की झोपड़ी प्रकार की एक मंजिल या 2 मंजिल डिजाइन पर आधारित थी। ठीक है। जो मंदिर वास्तुकला थी ना, वो बंगाल की जो झोपड़ी थी ना, वो 1 मंजिल या 2 मंजिल की डिजाइन पर दिखाई गई है। ठीक है। क्लियर। फिर से कह रहा हूँ, अगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हमारा व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल या हमारी इंस्टाग्राम आईडी सब फॉलो कर दीजिए। जो भी चीज़ मांगेंगे वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। बट यहाँ पे तो मैं आपको पढ़ा ही सकता हूँ, इसके अलावा तो ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। ठीक है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टा से लेकर हर चीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट है हमारे सामने मूल्यांकन कीजिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर का। तो सबसे पहला है रासलीला पैनल में गोलाकारों की संख्या स्पष्ट कीजिए। दूसरा है रासलीला पैनल चतुर्भुज के चारों कोनों को कैसे सजाया गया है, ये बताइए। तीसरा है विष्णुपुर टेराकोटा टाइल्स में किन आकृतियों और पात्रों को दिखाया गया है, बताइए। तो चलिए आंसर देखते हैं। 3 गोलाकार आकृतियों में दिखाया गया है। चारों कोनों को मानव आकृति, पशु आकृति और पशु पक्षियों से दर्शाया गया है, सजाया गया है। और इसके अलावा 3.3 में है शिव, दुर्गा, राधा कृष्ण एवं रामायण तथा महाभारत के विभिन्न चित्रों को दिखाया गया है। ठीक है। जस्ट हमने ऊपर बात की थी, तो अब इस क्वेश्चन आंसर को लाइक रट भी लोगों तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से। ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे सामने। एंड द लास्ट है हमारे सामने कि 13वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि 13वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में शक्तिशाली वंशों के पतन के बाद कला के संरक्षणों का अभाव हो गया और विभिन्न जो भारतीय धर्म संप्रदाय हैं ना, जैसे हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म, इन सब ने क्या किया, अपनी हस्तलिपियाँ तथा पांडुलिपियों को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार किया और भारतीय कला को समृद्ध किया। ठीक है। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं कि इस कला में भारत के कुछ भागों में मंदिर वास्तुकला विकसित हुई, जैसे माउंट आबू में आप दिलवाड़ा मंदिर देख सकते हैं संगमरमर का। इसके अलावा बंगाल और उड़ीसा के अंदर पक्की मिट्टी का टेराकोटा का जो मंदिर बनाया गया है वो भी बहुत सुंदर है। और इसके अलावा गुलेर लघु चित्र कला जो है ना, विकास उसका बहुत ज़्यादा हुआ है, जो कि लोक कला और मुगल लघु चित्र का जो प्रभाव है ना, वो गुलेर लघु चित्र पर देखने को हमें मिलता है। ठीक है। इसके अलावा ये आकार में बहुत छोटे होते हैं और सौंदर्य होते हैं, तकनीकी गुण इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। और यहाँ पे आपका 3rd चैप्टर खत्म होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देख लीजिए। और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप लोग बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, मैंने आपसे पूछा था कि आप किस जगह से हैं, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हम वहाँ लोगों तक पहुँच पा रहे हैं जहाँ हम सोच नहीं सकते। ठीक है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा था। बाकी आपकी मर्जी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।